प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10 विज्ञान में अध्याय 3 धातु एवं अधातु के कुछ एमसीक्यू। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुण धर्म को क्या कहा जाता है? तो इस गुण को कहा जाता है तन्यता। यानी धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुण धर्म को हम कहते हैं तन्यता। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है। चित्र में आप देख सकते हो, जो तार है उसको खींच करके लंबा किया जा सकता है, खींचा जा सकता है, खींचने पर तार के रूप में डाला जा सकता है, वो तन्यता कहलाता है। तो आगे देखो, किन धातुओं में आघात वर्ध्यता सबसे अधिक होती है? किन धातुओं में आघात वर्ध्यता सबसे अधिक होती है? तो सोना, चांदी, कोयला, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर सोना और चांदी दोनों में होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। धातुओं के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे धातुओं को पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है? तो उस गुण को हम कहते हैं आघात वर्ध्यता। हथौड़े से अगर धातु पर चोट मारें तो उसकी पतली चादर बन जाती है, आप चित्र में देख रहे हो। तो इस गुण को हम कहते हैं आघात वर्ध्यता। ऑप्शन नंबर 2 इसका आएगा। आगे देखो, जिन धातुओं की सतह चमकदार होती है, धातु के इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? तो धातुओं के अंदर क्या होती है? धात्विक चमक होती है। ऑप्शन नंबर 1। आगे, धातु कैसी होती है? तो धातु मोटी, नाजुक, कठोर, पतली। तो धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है। ऑप्शन नंबर 3 आएगा। शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? तो शुद्ध रूप में धातु की जो सतह होती है वो कैसी मिलेगी आपको? चमकदार मिलेगी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्न में से धातुएं कौन सी हैं? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। तो यहाँ पर तीनों ही धातुएं हैं, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन इसमें गलत टिक किया हुआ है, तो मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिला करके जो मिश्रण बनता है तो उसे हम कहते हैं मिश्रातु या मिश्र धातु। यसद लेपन किसे कहते हैं? तो लोहे इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जिंक के पतली परत चढ़ाने की विधि को, तो दोनों 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, 1 और 2 दोनों। लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता है? तो लोहे को पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, उपरोक्त सभी तीनों विधियों से हम बचा सकते हैं। जंग किसे कहते हैं? लंबे समय तक आर्द्र वायु में रखने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्थर की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, उसे हम जंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, यानी 3 नंबर ऑप्शन आएगा इसका। एनोड पंख किसे कहते हैं? विलेय अशुद्धियाँ विलेय में चली जाती है, अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है। 1 और 2 दोनों, तो इसका आएगा 1 और 2 दोनों को मिलाकर एनोड पंख कहते हैं। कौन सी धातु का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर क्लोराइड सभी का परिष्करण जो विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, तो उपरोक्त सभी आएगा इसका। धातु अम्ल के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं? तो धातु तनु अम्ल के साथ लवण प्लस हाइड्रोजन देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। जिंक के अयस्कों के निष्पादन के समय रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो जिंक कार्बोनेट को तापन गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो जिंक के अयस्कों के निष्पादन के समय रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो पहला ऑप्शन इसका यहाँ पर सही है, इस तरह से होती है। शीतल जल तथा गर्म जल के साथ कौन सी धातुएं अभिक्रिया नहीं करती? शीतल जल और गर्म जल के साथ एल्युमिनियम, आयरन, जिंक तीनों ही अभिक्रिया नहीं करती। उपरोक्त सभी आएगा। जिंक के अयस्कों मर्जन में से रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो जो पहला ऑप्शन है ZnS+3O2 तापन 2ZnO+SO2, इस प्रकार से हम इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। जल के साथ सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया कैसी होती है? तो जल के साथ सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया चित्र में आप देख सकते हो, तेज ऊष्मा से होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा, 1 और 2 दोनों।
सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातुएं प्रकृति में किस रूप में पाई जाती है? तो वो सल्फाइड, कार्बोनेट, एक और दो, दोनों रूपों में पाई जाती है। एक और दो दोनों आएगा। अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड किस प्रकार अपचयित हो जाती है? तो अधिक मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और ऑक्सीजन में अपचयित हो जाती है। यहाँ पर देखो वियोजित हो जाती है। एल्युमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्यारे बच्चों एनोडीकरण। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को किन 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आप चित्र देख सकते हो, आपके सामने सक्रियता श्रेणी दी हुई है। इसमें पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं 3 श्रेणियों में बांटा हुआ है। तो उपरोक्त सभी। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? तो दोबारा से देखें, अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? तो यहाँ पर जो पहली अभिक्रिया एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और प्लस में पानी बनाता है, ये सही है। आगे अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातु को कितने वर्गों में बांटा गया? तो ऊपर अभी हमने किया था 3 वर्गों में बांटा गया था। ऐसे धातुओं ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया लवण तथा जल प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपके सामने उभयधर्मी ऑक्साइड दिखा रखे थे। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है और अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्षारक की भांति व्यवहार करेगा और क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। दोनों की भांति व्यवहार करता है तो उसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो सक्रियता श्रेणी में कौन सी धातुओं की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है? तो यहाँ पर चित्र में देखो, जिंक, लोहा, जिंक, आयरन, लेड, उपरोक्त सभी। तो तीनों ही ऑप्शन इसके मध्यम में आते हैं। तो चौथा आएगा इसका। कौन सी क्षारीय धातुएं हैं जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती हैं? तो लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो उपरोक्त सभी आएगा इसका। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की ओर कौन सी धातु आती है? तो सबसे ऊपर की ओर देखो पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद में कैल्शियम, उसके बाद में मैग्नीशियम। तो चारों ही आती है। तो उपरोक्त सभी आएगा इसका। ग्रेफाइट जो विद्युत की सुचालक है वह किस धातु का अपरूप है? तो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपरूप होता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुएं कौन सी है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं? तो नीचे आने वाली 3 धातुएं देखो, सोना, चांदी, तांबा। तो उपरोक्त सभी। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है जिसका गलनांक तथा क्वथनांक सबसे अधिक है? तो यहाँ इसमें जो है वो है हीरा, ऑप्शन नंबर 1। भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? तो भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों को हम कहते हैं खनिज। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है। कौन सी धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है? तो गैलियम और सीजियम 2 धातुएं ऐसी उनका गलनांक बहुत कम होता है। उनको अगर हथेली पर रखते हैं तो पिघलना शुरू कर देती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका, 1 और 2 दोनों। आगे समुद्री जल में कौन से विलेय लवण उपस्थित रहते हैं? तो समुद्री जल के अंदर सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों के रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका। इसके बाद में धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी होती है? तो धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या जो होती है वो कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा। चित्र में भी आप देख सकते हो, ब्लू, हल्के ब्लू रंग की आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो अधातु हैं। पृथ्वी की भूप्रपटी किसका मुख्य स्रोत है? तो पृथ्वी की भूप्रपटी में मुख्यतः धातुएं पाई जाती है, तो धातुओं का स्रोत है। ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अधातुओं के उदाहरण कौन से? कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, तीनों ही अधातु है। तो यहाँ पर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को क्या कहा जाता है? धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक भी कहते हैं, विद्युत सहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। तो 1 और 2 दोनों आ जाएगा। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ध्वनिक या सोनोरस। ऑप्शन नंबर 1 आएगा। उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? उत्कृष्ट गैस वो होती है जिनका बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरा हो। तो हीलियम का भी भरा हुआ है, नियोन का भी देख सकते हैं आप चित्र में, और ऑर्गन भी। तो ये तीनों ही उत्कृष्ट गैस है। तो उपरोक्त सभी आएगा। ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन से हैं?
तो उष्मा के सबसे अच्छे चालक सिल्वर, कॉपर, एक और दो दोनों, तो दोनों ही हैं। तीसरा ऑप्शन आएगा क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्लोरीन आता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे तो पहली कक्षा में 2, 8 और 7, तो कितने होंगे बाह्यतम कोश में? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन नंबर 1 आएगा। 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी मीटर तार बनाई जा सकती है? तो 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। सोडियम के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या होती है तो 11 होते हैं। सबसे अधिक तन्यता किस धातु में होती है? सबसे अधिक तन्यता का गुण जो पाया जाता है सोने में पाया जाता है। जिन धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं हम सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। चित्र में लिखी हुई है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सक्रियता श्रेणी दी हुई है। इसको 3 भागों में विभाजित किया। सबसे अधिक अभिक्रियाशील, घटती अभिक्रियाशीलता यानी मध्यम बीच वाली, और सबसे कम वाली नीचे वाली। तो ये थे धातु और अधातु अध्याय के कुछ MCQ। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।